आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी COCET की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा सेक्शन C रहेगा, जिसके अंदर जनरल टेस्ट देखने को मिलेगा, उसकी प्रिपरेशन हम ये सेशन हमारा जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे जनरल टेस्ट के अंदर। जनरल टेस्ट के अंतर्गत 4 पार्ट आपके रहेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, एक रीजनिंग से रिलेटेड, एक जनरल मैथ से रिलेटेड होगा और इसके अलावा एक आपको मिलेगा जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो COCET के आप ब्रोशर देख रहे होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मेजर जो चीज़ रखी है वो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट रखा है। तो ये दो टेस्ट के बेसिस पर आपका COET का स्कोर जो है देखा जाएगा और आपको एडमिशन मिलेगा बहुत सारे UG कोर्सेज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो मैक्सिमम कोर्सेज़ या यूनिवर्सिटीज़ कह सकती हैं उनको चूज़ करिएगा और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी जो चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, इसके बारे में बाकी हम बात करेंगे आगे। तो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। टॉप 15 MCQs है COCET 2022 के जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में होता है। ठीक है, हमारा ये नेशनल फ्लैग है, ये आपको पता है होना चाहिए। ये ट्राई कलर जो होते हैं, ठीक है, सैफरॉन वाइट और ग्रीन। इसके अलावा इसे हम कहते हैं अशोक चक्र। ठीक है, और इसके अंदर ये जो आपको लाइनें दिख रही है 24 होती है इनकी संख्या। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा है कि भैया इसकी जो लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इनका अनुपात क्या है। तो अनुपात इसका होता है 3:2, या फिर जो एक मेजर साइज़ देखने को मिलता है वो है 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। 90 की लंबाई है, 60 चौड़ाई है। ठीक है, 3:2 में जो है ये देखने को मिलेगा, 3:2। चलिए आगे। इसके अलावा बाद में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी लेवल या फिर pH लेवल ऑफ स्टोमच। यानी हमारे मनुष्य के अंदर जो है, अगर स्टोमच में हमारे पेट में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, यानी जो pH हमारी गड़बड़ा जाती है उसको सही करने के लिए क्या किया जाता है। तो जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है एंटासिड, यानी प्रति अम्ल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, एसिडिटी, एसिड यानी अम्ल और इसका एंटासिड यानी प्रति अम्ल, यानी उसका उल्टा। यानी एसिडिटी अगर हो गई है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जो है हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज एंटासिड। जैसे कि आप देखते हैं इनो वगैरह या कुछ भी होती है इस तरह के, इनमें जो कंपोनेंट होता है केमिकल, उसका कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड या उसके कार्बोनेट्स जो है वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरह की ये जो केमिकल्स हैं इनको एंटासिड के अंतर्गत जो है देखा जाता है। यानी ये अम्ल की अगर मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ गया, तो उसको सही करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है एंटासिड। और एंटासिड के अंदर जो केमिकल होता है वो है क्षार के हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे। इसके अलावा हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, ठीक है, उसके फाउंडर का नाम पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो 3 नाम दिए हुए हैं, इनमें से जो विजयालय नाम है ये फाउंडर माने जाते हैं चोल डायनेस्टी के। ठीक है, और चोल डायनेस्टी से रिलेटेड एक फेमस मंदिर है, जो ये आपको इमेज दिख रही है, इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, और चोल डायनेस्टी के बारे में अगर विजयालय इसकी फाउंडर है, इसकी राजधानी की बात की जाए कि चोल डायनेस्टी की राजधानी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है तंजावुर या थंजावुर, जो भी प्रोनाउंस करते हो आप। ठीक है, थंजावुर नाम से इस जगह का नाम है और थंजावुर में ये मंदिर जो है पाया जाता है। चलिए, चोल डायनेस्टी विजयालय, ये नाम आप याद रखिएगा। वट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पूछा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है, यानी वन जो होते हैं उनसे कवर हुआ हुआ एरिया है। वन की मात्रा कितनी है, वन का क्षेत्र कितना है हमारे टोटल का, तो वो चीज़ है, आंकड़ा आपको याद रखना है। 21 से लेकर और 22% के लगभग जो है ये हमारा इतना क्षेत्र जो है कवर हुआ है, किससे, जंगलों से या फॉरेस्ट से या फिर वन से। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 21 से 22%। और इस मैप के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे हरा हरा दिख रहा है ना आपको, तो वहाँ पर जो है वनों का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे। तो और ये डिफ़र कर सकता है, मैंने एक्यूरेट नहीं लिखा है, ये 70 जो है, हो सकता है 71 हो या हो सकता है 50 हो लास्ट में, तो 21 से 22 मैंने इसलिए आपको बताया है। चलिए आगे। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि नरेगा या MGNREGA, ये जो है मनरेगा या नरेगा हम कहते हैं, जो ये किस साल में जो है शुरू हुआ था। तो पहले तो आपको साल देख लीजिए, 2006 में जो है ये शुरू हुआ था। पहले इसका नाम जो था नरेगा था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको 1 साल के अंदर
100 दिन की कंपल्सरी मतलब 100 दिन का उनको जो है रोज़गार प्रदान किया जाता था। इस तरह की ये स्कीम आपने कहीं ना कहीं जो आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में इसका महात्मा गांधी का नाम लगा दिया गया, तो ये मनरेगा बन गया, ठीक है। 2006 आपको याद रखना है। और इसी का जो एक्ट है, एक्ट के नाम जो है वो 2005 में था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत जो है 2006 में इस नरेगा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि हु ऑथर्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अलग अलग चीज़ें हैं। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है पूछा जा रहा है। तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन वाला, ठीक है, वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये लिखा गया था किस भाषा में, बंगाली भाषा में लिखा गया था। उस टाइम इसका जो टाइटल था वो था भारतो भाग्यो विधाता, इस तरह से, ठीक है। तो नेशनल एंथम की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, और नेशनल सॉन्ग की बात की जाए वंदे मातरम की तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये जो आपको जगहों के नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है सिचुएटेड है कि यूक्रेन में। यूक्रेन जो देश अभी आप चर्चा में देखने को आपको सुना होगा, तो पूछा जा रहा है कि उससे रिलेटेड या उसके अंदर कौन, इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो कि यूक्रेन में है। तो मैरियोपोल, कीव, खेरसन, ओडिशा, ये सभी की सभी जो साइट्स हैं, ये सभी जगहें हैं, ये सभी यूक्रेन के अंदर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए कि ये सभी की सभी जो सिटीज़ है या जगहें हैं अभी न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि अभी इनमें इन्वेजन की जो हालात चल रहे हैं कि रूस के द्वारा इनके ऊपर जो हमला किया गया, और बहुत ही जो भी वहाँ की कंडीशन चल रही है उससे आप जानते हैं कि क्या हो रहा है अभी वहाँ, ठीक है। तो ये जगहें जो है आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, यूक्रेन के बारे में पूछा जा सकता है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, ठीक है। कीव जो है यहाँ पे, कीव राजधानी है यूक्रेन की, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, खाद्य एवं कृषि संस्थान या जो भी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है UN के अंतर्गत ही जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है इटली में, रोम, इटली में, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो आपको डेट याद रखनी है 16 अक्टूबर ईयर 1945। ये आपको याद रखना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में 16 अक्टूबर को। और अभी इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, रोम में है। और रोम जो है इटली की राजधानी है, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। इसके अलावा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क USA में है। और अगर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में इंडिया के द्वारा और FAO के द्वारा कंबाइंड रूप से एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए कुछ बुक लॉन्च की गई थी। और बुक का नाम था इंडिया टुवार्ड एग्रीकल्चर 2040, इस तरह का नाम से एक हमने पहले भी 2-3 बार इस क्वेश्चन को किया है। तो ये बुक जो है इनके द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत इंडिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होगा आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 20 सालों के लिए इस बुक के अंदर जो है चीज़ें लिखी गई थी। तो ये बुक जो है अभी न्यूज़ में थी, ठीक है। इस वजह से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे। इसके अलावा बुक्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। बुक का नेम है अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही फेमस कह सकते हैं व्यक्ति हैं। इनका नाम है दलाई लामा। कहीं ना कहीं आपने नाम इनका ज़रूर सुना होगा, सेज हैं ये, या फिर मोंक कह सकते हो। और बुद्धिज़्म के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एमिनेंट पर्सन है, और उस चीज़ को ये स्प्रेड करते हैं। तो अभी ये जो बुक की बात हो रही है अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, दलाई लामा इनका नाम है, ठीक है। इसके अलावा अ लिटिल बुक, ये जो टाइटल शुरू होता है इसके नाम से 2-3 बुक्स और हैं जो कि दलाई लामा की नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन आता है तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उसने दलाई लामा पढ़ा होता है। मैं बुक्स का नाम बताता हूँ आपका क्या क्या है। एक तो है अ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा अ लिटिल बुक ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। ये दोनों बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर है, इंडियन ब्रिटिश राइटर है, ठीक है। उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, और आपने हमारी जो NCERT है उसके अंतर्गत भी बहुत सारी इनकी पोइम्स देखने को मिलती है। दलाई लामा की बात कर ही ली है, ठीक है। अरुंधति रॉय भी एक पोइट है, और मयंक कौस्टिन सूफी, ये हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार आती है उसके एक कह सकते हैं जो पब्लिश करते हैं, उनके लिए फ़ोटोग्राफर है वहाँ के, ठीक है। और अ लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस, अ लिटिल बुक ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोनों रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और रस्किन बॉन्ड की जो लेटेस्ट बुक आई थी वो आई थी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टाइटल था बुक का। और ये भी आपको याद रखना है, ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है, हाल फिलहाल में रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट की बात करें तो ये है दलाई लामा। चलिए आगे। पूछा जा रहा है कि विच इज़ द इंडियाज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कि भारत का
एकमात्र कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क से क्या मतलब है कि कोई पार्क भैया पानी के ऊपर तैर रहे हैं, नहीं। तैरता हुआ से मतलब है कि वहाँ का एरिया जो है अधिकांशतः जो है पानी में डूबा हुआ है, वेटलैंड्स है वहाँ पर, और कुछ आइसलैंड के जैसी सिचुएशन जैसा कि यहाँ पे इमेज में मैंने आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस जगह का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, मणिपुर स्टेट में, इंडिया के मणिपुर स्टेट के अंदर जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है, और ये इंडिया का एकमात्र है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। सीधा पूछ लिया जाता है कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है केबुल लामजाओ, कहाँ पर है, मणिपुर में है। इसके अलावा कॉर्बेट की बात की जाए तो कॉर्बेट भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। माजुली आइसलैंड, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है माजुली आइसलैंड, और मानस नेशनल पार्क जो है, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है हालांकि अभी हाल ही में मनाया गया था, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि 22 अप्रैल याद रख लीजिएगा, 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मार्च और 22 अप्रैल, तो 22 मार्च तो इसका आंसर हो गया। और इस वर्ष जो है वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, तो थीम यहाँ पे लिखी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। भूमिगत जल के ऊपर जो है इस साल की थीम। इसके अलावा विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो संस्था है, इसका जो लोगो है उसके अंदर किस प्राणी को, किस जीव को, यानी किस जानवर को जो है डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, तो वो है जाइंट पांडा, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इसकी एक रेड डाटा बुक जो है वो आपको, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके क्लासीफाई करता है उनको, कौन सी अभी प्रजाति ऐसी है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। उसी तरह से जो जाइंट पांडा है इसको लोगों में देखने को मिल सकता है। चलिए पूछा जा रहा है कि हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर, यानी ट्विटर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो अभी हाल ही में नवंबर में पराग अग्रवाल, ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो है ट्विटर का CEO अपॉइंट किया गया था। पहले ये ट्विटर के अंदर ही थे, लेकिन CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर आई थिंक, ठीक है, CTO नाम से थे पहले, और अब जो है ये मेन जो CEO हैं वो बन चुके हैं। और ये जो इनके साथ में दिख रहे हैं, इनका नाम है जैक डोर्सी, ये इसके को फाउंडर थे ट्विटर के, प्लस पराग अग्रवाल से पहले ये इसके CEO थे। चलिए आगे, जैक डोर्सी, पराग अग्रवाल, नाम आपको याद रखना है। सुंदर पिचाई और बिल गेट्स, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है और सुंदर पिचाई गूगल से रिलेटेड है। मिशन अमानत अभी न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से संबंधित है। मिशन अमानत देखिए यहाँ पे मैंने इमेज दिखा रखी है, या तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मिशन अमानत किससे रिलेटेड है, इंडियन रेलवेज दे दिया जाएगा, या फिर दे दिया जाएगा कि रेलवे पुलिस फोर्स। तो ये अभी क्वेश्चन जो है वेस्टर्न रेलवे के रेलवे पुलिस के द्वारा जो है, रेलवे पुलिस फोर्स होती है, उसके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है यात्री जो अपना सामान भूल जाते हैं तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए ये मिशन अमानत शुरू किया गया था, ठीक है। तो RPF रेलवे पुलिस फोर्स, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो है मिशन अमानत है। चलिए आगे, इसके अलावा और भी RPF से रिलेटेड जो है मिशंस या ऑपरेशन कह सकते हैं वो भी न्यूज़ में थे। एक था ऑपरेशन आहट, एक था जो फीमेल पुलिस फोर्स है इसकी RPF की, उसके द्वारा मेरे ख्याल से था, उसका इनिशिएटिव का नाम था मेरी सहेली, ठीक है, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं को यात्रा में सहयोग करती थी। इस तरह के कुछ इनिशिएटिव है RPF के बारे में, ये भी सभी न्यूज़ में थे। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग, भारत का जो नीति आयोग है उसके बारे में ये जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। पहला कथन दिया है कि इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हाँ, ये जो डेट है बिल्कुल सही है, 2015 में जनवरी में जो है नीति आयोग जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, या फिर इस्टेब्लिश हुआ था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो है, इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये सेंटेंस दिया गया है जो कि गलत है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो चेयरपर्सन होगा किसका, नीति आयोग का, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरे की बात करें, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ ये बात सही है। प्लानिंग कमीशन जो पहले भारत में था, जैसे हम 5 ईयर प्लान वगैरह पढ़ते थे ना हम, कि 1951 में शुरू हुआ था, और इसके अलावा और भी काफ़ी टर्म्स हमने देखने को मिली थी, प्लान हॉलीडे वगैरह, ये सभी टर्म्स आपको प्लानिंग कमीशन वाली चीज़ों से रिलेटेड है। तो पहले प्लानिंग कमीशन था और उसी को जो है रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया, नीति आयोग, ठीक है। और पहला सही है, तीसरा सही है।
इट्स फुल एब्रीविएशन इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग में जो नीति है उसकी फुल एब्रीविएशन यानी उसका पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इंस्टीट्यूट दिया होता तो चौथा सेंटेंस सही हो जाता। तो अभी हमें क्या पूछा गया था कि कौन कौन से गलत हैं, तो दूसरा गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है, और यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं है, इंस्टीट्यूट आएगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा जो है गलत हो जाएगा। इस तरह से आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चन सभी वही है जो कि अभी हाल फिलहाल में आपको न्यूज़ में देखने को मिले होंगे। करंट अफेयर्स होगी तो उसी से रिलेटेड जो है आपको जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड जो होगी वो आपको मैं क्वेश्चंस के अंदर दे दिया करेंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस BHU के ही पेपर में पूछे गए थे, और कुछ बाकी जो है एक्सपेक्टेड थे जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।